हम लोग सर्केडियम रिदम के बारे में पढ़ते हैं। सर्केडियम रिदम क्या होता है? सर्केडियम रिदम में एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं कि उनका रेगुलेशन होता है। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि डे टाइम जीन होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि इवनिंग टाइम जीन होते हैं। तो उन जीन का भाई अगर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी डे टाइम में हाई है तो उसका मतलब कि वो डे टाइम, कुछ जीन ऐसे होंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो कि उस चीज को एक्टिवेट करा रहे होंगे, इसीलिए डे टाइम वाले जीन एक्टिव होंगे। और इवनिंग जो नाइट में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो हो जाते हैं तो वो जीन उस समय जो इवनिंग जीन होंगे वो एक्टिव होंगे। तो ये सब चीजें कैसे में इनका डे टाइम और इवनिंग जीन का रेगुलेशन कैसे होता है? सर्केडियम रिदम के थ्रू होता है। ठीक है, सर्केडियम रिदम जैसे कि हम लोगों का भी होता है, हम लोगों को पता है, हम लोगों का भी जैसे हम लोग डे टाइम में उठते हैं, है ना, जैसे ही मॉर्निंग होता है तो हमें ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल जाती है, और इसके बाद जैसे ही नाइट होती है तो हमें नींद आने लगती है। तो हमने भी अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करके रखा है। उसी तरीके से प्लांट का भी एक अपना सर्केडियम रिदम होता है, उनका भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो वो अपना सेट करके रखते हैं। सर्केडियम रिदम, कोई वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब सर्काडियन, दो वर्ड से मिलकर बना है सर्काडियन, सर्काडियम। तो सर्काडियम का मतलब क्या होता है? अप्रॉक्स अ डे। ठीक है, अप्रॉक्स अ डे, एक डे में मींस कि हम लोग सर्केडियम रिदम को 24 आवर्स के ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि कितना टाइम एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई है और किस टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो है। तो उसको हम लोग 24 आवर्स के ही रेशियो में देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं जो कि belong to high activity and low activity, passes with regular periodicity of about 24 hours in plant as well as in animal। मीन्स कि 24 hours के ड्यूरेशन में कुछ ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं जो कि हाई होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे लो होते हैं। जैसे कि प्लांट के केस में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या, जैसे कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ठीक है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन मतलब कि फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। तो ये सब, या फिर साइकिल अल्टरनेटिंग थ्रू हाई एक्टिविटी लो एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में तो होता है, तो उस समय फोटोसिंथेसिस का रेट हाई है, तो वो सारे जीन जो फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं वो सब क्या होंगे? वो एक्टिव फॉर्म में होंगे। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, वो किसी 24 आवर्स में किसी टाइम वो ज्यादा एक्टिविटी शो करेंगे और किसी टाइम वो कम एक्टिविटी शो करेंगे। तो उसको हम लोग सर्केडियम रिदम कहते हैं। दीज रिदमिक चेंजेस रिफर्ड एज सर्केडियम रिदम। और ऐसे जब लो और हाई मेटाबॉलिक रेट चलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उन रिदम्स को, क्योंकि एक रिदमिक फॉर्म में हो रहा है। 24 आवर्स में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हुआ कि किसी टाइम में सपोज फोटोसिंथेसिस डे टाइम में हुआ, नाइट में नहीं हुआ, 24 आवर्स कंप्लीट, फिर से वही रिदम शुरू हो गया, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, फिर नहीं होगा। तो इस तरह से क्या आप देख रहे हैं कि एक रिदमिक चेंजेस हो रहे हैं, है ना। उन रिदमिक चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्केडियम रिदम। क्योंकि अप्रॉक्स डे सर्केडियम रिदम क्यों बोला? रिदम तो समझ रहे हैं कि एक हाई मेटाबॉलिक रेट और लो मेटाबॉलिक रेट, और इनको सर्केडियम क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया सर्केडियम क्योंकि 24 आवर्स के ड्यूरेशन में ये हो रहा है, इसलिए इसको सर्केडियम रिदम कहा गया। सर्केडियम रिदम दैट इलेप्सिस बिटवीन सक्सेसिव पीक और ट्रफ्स। ठीक है, इलेप्सिस मतलब कि पासेस, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में सर्केडियम रिदम पास करते हैं और वो क्या देते हैं? सक्सेसिव पीक एंड ट्रफ्स। अब जैसे कि आप अगर देखें तो कुछ हमें ऐसा मिलता है, अगर हम लोग सर्केडियम रिदम की बात करें, है ना, तो एक देखिए यहां पे क्या हो गया, सपोज यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई, फिर लो हो गई। जैसे सपोज फोटोसिंथेसिस की बात करें तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस रेट हाई, फिर नाइट में लो, फिर दूसरा दिन शुरू हुआ, फिर हाई, फिर लो। तो ये क्या हो रहा है? एक ये रिदमिक वे मिल रहा है। और इनको पीक्स और ट्रफ्स में डिनोट किया जाता है। सर्केडियम रिदम को पीक्स और ट्रफ्स में डिनोट किया जाता है। पीक्स कौन से हैं? जो आपके ये उभरे हुए दिख रहे हैं, ये पीक्स हैं, और जो ये नीचे के दिख रहे हैं एरिया, ठीक है, जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो है, उसको कहा जाता है ट्रफ्स। ठीक है, उसको कहा जाता है ट्रफ्स। तो क्या हो रहा है कि ये जो रिदमिक सर्केडियम रिदम्स हैं, ये इलेप्सिस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स एंड ट्रफ्स इन साइकिल परसिस्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोलिंग फैक्टर। अब ये जो सर्केडियम रिदम है, इसके लिए मींस की
एक्सटर्नल कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं होते, हमारे ही अंदर या प्लांट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जीन होते हैं जो कि ये काम करते हैं। इट मींस की सर्केडियम रिदम को क्या कंसीडर किया जाता है, इंडोजीनस कंसीडर किया जाता है, मतलब कि वो अपने ही अंदर, अगर हम अपना डे टाइम और नाइट टाइम स्लीपिंग का सेट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का रिदम मींस की सर्केडियम रिदम चेंज हो जाता है, उन्होंने 2 बजे सोना है, फिर इसके बाद 10 बजे उठना है, तो वो उनका उस तरह से बन जाता है। और वैसे देखा जाए तो हम लोग का क्या टाइम है कि भाई मॉर्निंग में उठना और एक पर्टिकुलर टाइम पे जहां रात शुरू होती है उस समय सोना, तो ये एक मीन्स कि ये हमारे अंदर के ही या प्लांट के अंदर ही कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि इसीलिए सर्केडियन रिदम क्या होता है, इंडोजीनस होता है, मीन्स कि वो अपने ही अंदर के जीन होते हैं जो कि इन चेंजेस को गवर्न करते हैं। तो इसलिए कहा गया इट इज कंसीडर्ड टू बी इंडोजीनस, चेंजेस गवर्न बाय इंटरनल पेसमेकर्स, ठीक है, इंटरनल पेसमेकर्स के थ्रू, मीन्स की जो इंटरनल जीन होते हैं वही कुछ इंपॉर्टेंट जीन होते हैं, वही इसको कंट्रोल करते हैं, तो उन जीन को कहा जाता है ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स ये क्या बोले जाते हैं, ऑसिलेटर्स बोले जाते हैं, कपल्ड विद वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और जो ये ऑसिलेटर मींस की जो ये जीन होते हैं ये वैरायटी ऑफ फंक्शन को परफॉर्म। तो समझ में आ गया कि सर्केडियम रिदम क्या है। सर्केडियम रिदम का मतलब कि अप्रॉक्स अ डे कुछ मेटाबॉलिक रेट एक्टिविटीज हाई होती हैं, कुछ लो होती हैं, उन हाई और लो एक्टिविटीज को हम लोग एक रिदमिक फॉर्म में देखते हैं, और वो रिदमिक फॉर्म को हम लोग मींस पीक और ट्रफ्स के फॉर्म में साइकिल में मींस डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये एक इंडोजीनस प्रोसेस होता है, इसके लिए कुछ ऑसिलेटर्स होते हैं, वो ऑसिलेटर्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ कपल्ड होते हैं, मींस कि वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस को करवाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मींस कि इस सर्केडियम रिदम में इफेक्ट डालते, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, जीन तो है, ऑसिलेटर तो पाए जाते हैं, लेकिन उन ऑसिलेटर्स पर कुछ इफेक्ट होता है, कुछ पर्टिकुलर चीजों का, और कुछ का इफेक्ट नहीं भी होता है। जैसे कि टेम्परेचर की अगर बात करें तो ऑसिलेटर्स, अगर हम ऑसिलेटर्स की बात करें तो आप ये समझिए कि क्लॉक जीन, ठीक है, क्लॉक जीन आप लोगों ने सुना होगा, ऑसिलेटर्स मतलब क्लॉक जीन। ऑसिलेटर्स अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इनेबल क्लॉक टू फंक्शन नॉर्मली अंडर वैरायटी ऑफ सीजन क्लाइमेटिक कंडीशन, दिस क्लॉक सेट टू बी एग्जिबिट टेम्परेचर कॉम्पनसेशन। कहने का मतलब यह है कि जो ऑसिलेटर्स होते हैं, जो जीन होते हैं, उनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर सपोज कि किसी प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को कोई फ्लावरिंग करनी है तो उनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मींस की क्या है कि क्लॉक जीन जो है वो टेम्परेचर से अनअफेक्टेड होते हैं। इनेबलिंग क्लॉक फंक्शन नॉर्मली अंडर वैरायटी ऑफ सीजन, तो कोई भी सीजन हो, है ना, जैसे सीजन का मतलब कि मींस गर्मी का टाइम है या ठंड का टाइम है या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उस पर क्लॉक जीन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस केस में ये कहा जाता है कि जो क्लॉक है, मतलब कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसमें टेम्परेचर कॉम्पनसेशन होता है। मींस कि अगर टेम्परेचर वेरी भी कर रहा है तो वो अपने उन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि जो क्लॉक है वो क्लॉक जीन जो है वो टेम्परेचर कॉम्पनसेशन कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है टेम्परेचर कॉम्पनसेशन। अब अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट एक स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर है रिदम के लिए, ठीक है। लाइट, क्योंकि देखिए मोर देन 30,000 जीन जो हैं वो लाइट से एक्टिव होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। मतलब मोर देन 30,000 जीन, आप सोचिए कि कितने जीन हैं जो कि लाइट की वजह से रेगुलेट होते हैं। तो मींस आप ये समझ सकते हैं कि लाइट एक स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर है रिदम के लिए। लाइट की वजह से बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं। द circadian rhythm persists under control lab condition period of 1 or more hour longer or shorter than 24 hours. In nature, their period tend to be uniformity close to 24 hours because the synchronizing effect of light at daybreak referred as entrainment. अब क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट मान लीजिए किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जैसे 24 आवर्स का हम लोग साइकिल लेते हैं, हम लोग सर्केडियम रिदम को तो 24 आवर्स में ही देखते हैं, तो 24 आवर्स में अगर हम उसमें लैब कंडीशन में सर्केडियम रिदम को कुछ ऐसे एडजस्ट कर दें कि कुछ घंटे या तो कम हो या तो कुछ घंटे ज्यादा हो, ठीक है, उसका जो रिदम है कुछ घंटे कम हो या कुछ घंटे ज्यादा हो, तो क्या देखा गया कि वो जो प्लांट है वो अपनी यूनिफॉर्मिटी को 24 आवर्स में मींस की
मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। वो कब कर पाते हैं? जैसे कि सपोज कि डे है, डे के बाद फिर क्या आता है? नाइट। तो डे और नाइट के बीच में एक पीरियड होता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि शाम का टाइम है। तो उस समय वो जो डे का शॉर्टनिंग या डे का लॉन्गर हो गया है या शॉर्टनिंग हो गया, उस समय प्लांट अपने उस टाइम को क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। डे ब्रेक, जैसे लिखा ना डे ब्रेक, जब डे ब्रेक हो रहा है, डे मतलब ये है डे के बाद अब नाइट आएगी, तो यहाँ पे एक डे ब्रेक टाइम होता है, बीच में एक टाइम ऐसा होता है, उस टाइम में प्लांट अपने सर्केडियम रिदम को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनका वो मेंटेन रहे। उस चीज को कहा जाता है इंट्रेनमेंट, उस चीज को कहा जाता है इंट्रेनमेंट। का मतलब आप समझिए कि एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट। तो 24 आवर्स में ये लैब कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक प्लांट को या तो लॉन्गर टाइम रख दिया गया उसका सर्केडियम रिदम का, या तो शॉर्टर रखा गया। फिर भी प्लांट ने अपने आप को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की, उसने अपना टाइम को क्या किया कि एडजस्ट करने की कोशिश की, तो उसको कहा जाता है इंट्रेनमेंट। तो अब इस सर्केडियम रिदम, भाई हम इतनी सर्केडियम रिदम हमने फाइटोक्रोम में ही क्यों बताया? क्योंकि सर्केडियम रिदम भी डिपेंड करती है ब्लू और रेड लाइट पे। सर्केडियम रिदम किस पे डिपेंड करती है? ब्लू और रेड लाइट पे। बोथ ब्लू एंड रेड लाइट इफेक्टिव इन इंट्रेनमेंट। अब ये क्या हो रहा है कि जो इंट्रेनमेंट, जो प्लांट एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपना, वो एडजस्टमेंट मतलब कि जो सिंक्रोनाइज करते हैं लाइट को, वो एडजस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? रेड और ब्लू लाइट पे। द रेड लाइट इफेक्ट फोटो रिवर्सिबल बाय फार रेड लाइट। अगर रेड लाइट मान लीजिए डाला, रेड पीआर फॉर्म है, सपोज रेड लाइट डाला, तो रेड लाइट डालने के बाद पीएफआर फॉर्म आता है। तो अगर कोई इंट्रेनमेंट एडजस्टमेंट हो रहा है, रेड लाइट डालने पे कोई इंट्रेनमेंट एडजस्टमेंट हो रहा है, तो अगर हम फार रेड लाइट डाल देंगे तो वो जो इंट्रेनमेंट, जो एडजस्टमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि फाइटोक्रोम तो रिवर्सिबल फैक्टर है, मींस की फोटो रिवर्सिबल है। ब्लू लाइट रिस्पॉन्स मेडिटेड ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। तो रेड लाइट रिस्पॉन्स जो होता है, मतलब कि वो किसकी वजह से होता है? फाइटोक्रोम की वजह से होता है। और जो ब्लू लाइट मेडिटेड रिस्पॉन्स सर्केडियम रिदम होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फोटो रिसेप्टर, मींस ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर की वजह से। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि जो सर्केडियम रिदम है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, लेकिन लाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर है। वो प्लांट अपने लाइट की वजह से प्लांट अपने आप को, अगर सपोज कि उनका 24 आवर्स का कुछ भी सिंक्रोनाइज नहीं है मींस सर्केडियम रिदम, तो वो अपने आप को क्या करने की कोशिश करते हैं? सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको इंट्रेनमेंट कहते हैं। इस इंट्रेनमेंट को इफेक्ट करने के लिए ब्लू और रेड लाइट दोनों इफेक्टिव होते हैं। रेड लाइट की वजह से अगर इंट्रेनमेंट हुआ है तो वो रिवर्स हो जाएगा फार रेड लाइट की वजह से। और ब्लू लाइट की वजह किसकी वजह से होता है? ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। अब इसके बाद तो ये सर्केडियम रिदम का एक बेसिक था। अब हम लोग इसको यहाँ पे इस डायग्राम से समझ लेते हैं। क्या क्या समझ लेते हैं? जैसे कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कि दो जीन होते हैं LHY, हमने आपको इसके पहले भी बताया है, क्लॉक एसोसिएटेड 1, ठीक है, LHY, और CCA1 क्या है? क्लॉक एसोसिएटेड 1, ठीक है, CCA1 और LHY, लेट हाइपोकोटाइल, लेट इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल। लेकिन आप इसके फुल नेम पे मत जाइए, बस आप ये समझिए कि लाइट रेगुलेटेड जीन है, ये लाइट रेगुलेटेड जीन है। जब लाइट रेगुलेशन मतलब कि ये एक तरीके से क्लॉक जीन की तरह काम कर रहे हैं, जब लाइट पड़ेगी तो ये क्लॉक जीन एक्टिव हो जाएंगे और ये वेरियस जीन को एक्टिव कराएंगे। क्लॉक जीन, ऑसिलेटर्स का काम क्या है? वो सेंस करते हैं लाइट को, वो एक्टिव होते हैं और फिर वो और जीन को एक्टिव कराते हैं जो कि लाइट रिस्पॉन्सिव जीन है। तो LHY और CCA1 क्या है? ये लाइट एक्टिवेटेड जीन है, मतलब कि लाइट पड़ेगी तो ये जीन एक्टिवेटेड होंगे और इन्हीं को हम लोग ऑसिलेटर या क्लॉक जीन कह सकते हैं। तो देखिए पहले यहां पे क्या लिखा है? लाइट एक्टिवेट LHY एंड CCA1 एक्सप्रेशन इन डॉन। अब डॉन का मतलब क्या है कि अर्ली मॉर्निंग, भोर का टाइम जो होता है उस समय। अब ये यहाँ पे ये वाला जो चीज है ये डार्क है, मतलब नाइट का टाइम है, और ये वाला जो है ये डे टाइम है, ठीक है, ये डे टाइम। अब आपको ऐसे समझना है कि LHY CCA1 की सिंथेसिस नाइट में हो रही थी, इसकी सिंथेसिस, लेकिन ये जीन एक्टिव कब होते? जैसे ही
मॉर्निंग, डॉन का टाइम मीन्स की अर्ली मॉर्निंग, भोर का टाइम होता है, लाइट जैसे ही थोड़ी पड़ती है वैसे ये LHY CCA जीन एक्टिव हो जाते हैं। जब LHY CCA1 जीन एक्टिव होते हैं तो ये LSCB जीन, अब बताइए LSCB जीन कौन है? लाइट हार्वेस्टिंग जीन है ना। AB हमने बताया था कि फोटो सिस्टम 2 में हमने आपको प्रीवियस अभी जो बताया उसमें हमने बताया है कि ये क्या है, ये लाइट हार्वेस्टिंग जीन है। अब ये और अदर मॉर्निंग जीन, तो ये क्या है? ये क्लॉक जीन। LHY और CCA क्या हो गए? क्लॉक जीन है। ये क्लॉक जीन LHB जीन को एक्टिव करा रहे हैं। अब LSCB जीन जब एक्टिव होगा तो ये तो मॉर्निंग जीन है, ये सब क्या है? ये सब डे टाइम वाले जीन एक्टिव हो गए। तो ये ऑसिलेटर या क्लॉक जीन ने किन जीन को एक्टिव कराया? लाइट डिपेंडेंट जीन को, मींस कि जो डे टाइम में जीन को एक्टिव होना था LSCB अदर मॉर्निंग जीन को एक्टिव करा दिया। इसके साथ साथ ये क्या करता है? अब डे टाइम में तो डे वाले जीन एक्टिव होने चाहिए, नाइट वाले या इवनिंग जीन को इनएक्टिव होना चाहिए। दूसरी तरफ ये LHY CCA1 क्या करता है कि TOC1, एक TOC1 जीन होता है जो कि इवनिंग जीन होता है, ठीक है, जो कि इवनिंग जीन होता है और अदर कुछ और भी इवनिंग जीन को क्या कराता है? इनहिबिट कराता है। समझ रहे हैं कि डे टाइम में डे वाले जीन एक्टिव कराएगा। तो ये जो क्लॉक जीन है, ऑसिलेटर है LSC1 और CCA1, ये जो जीन है वो क्या करते हैं? मॉर्निंग जीन को एक्टिवेट करा देते हैं। साथ में ये इनहिबिट करके रखते हैं इवनिंग जीन को। इवनिंग जीन में एक TOC1 जीन भी है। TOC1 का ये फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, बट आपको फुल फॉर्म से बहुत मतलब नहीं रखना है। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही अब ये तो पूरा डे चल रहा था, डे चलते चलते यहाँ पे इवनिंग टाइम आया। जब इवनिंग टाइम आएगा तो क्योंकि सिंथेसिस तो इसकी कहां पे हुई थी? नाइट में हुई थी, और पूरे दिन ये LHY CCA जीन का जब यूज हो जाएगा तो इवनिंग टाइम में LHY और CCA जो प्रोटीन बने हैं, इन प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ये कॉन्सेंट्रेशन इन जीन का कम होगा, मतलब कि इनकी एक्सप्रेशन कम होगी, मतलब यहाँ पे ये पाए ही नहीं जाएंगे, LHY CCA जीन घट जाएगा, तो ये जो इनिबिशन है वो इवनिंग टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इनिबिशन जो है वो इवनिंग टाइम में खत्म हो जाएगा और फिर नाइट में TOC1 क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको इनहिबिट करने वाला तो कोई है नहीं। और ये TOC1 क्या करता है? ये एक्चुअली में प्रमोट करता है नाइट टाइम में LHY CCA1 के सिंथेसिस को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, तो मींस यहां पे क्या होगा? यहां पे एक सर्केडियम ऑसिलेटर इन्वॉल्व है जो कि नेगेटिव फीडबैक लूप शो कर रहा है। क्या कर रहा है? नेगेटिव, जो ये एक सर्केडियम ऑसिलेटर चल रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव फीडबैक लूप हो रहा है। क्यों? क्योंकि LHY तो TOC1 को डे टाइम में इनहिबिट करके रखता है, लेकिन नाइट टाइम में यही TOC1 LHY और CCA1 की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ठीक, और फिर इसके बाद रात भर सिंथेसिस LHY CCA1 की होगी और जैसे ही मॉर्निंग मींस की अर्ली मॉर्निंग, भोर का टाइम होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। उस समय जैसे ही लाइट पड़ेगी ये जीन, मतलब ये जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट होके अदर जीन को एक्टिवेट कर। अब हम लोग यहाँ पे देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लाइट एक्टिवेट LH1 एंड CCA1 एक्सप्रेशन एट डॉन, डॉन मतलब भोर के टाइम में ये एक्टिव होते हैं। LHY CCA1 एक्टिवेट एक्सप्रेशन ऑफ LSCB एंड अदर मॉर्निंग जीन, ये क्या करेंगे? LSCB और अदर मॉर्निंग जीन को एक्टिवेट करेंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा? CCA LHY रिप्रेस द TOC1 एंड अदर इवनिंग जीन, इसने क्या किया? इसको इनहिबिट करके रखा TOC1 को। प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ LHY CCA1 मींस कि जैसे ही इवनिंग टाइम पहुंचेगा तो भाई इसका तो रिडक्शन होने लगेगा, क्योंकि भाई इवनिंग टाइम हो रहा है, पूरे डे भर इसका इस्तेमाल हुआ है। तो प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ LHY CCA एक्सप्रेशन लेवल ड्यूरिंग द डे अलाउ TOC1 ट्रांसक्रिप्ट लेवल टू राइज एंड रीच मैक्सिमम लेवल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। और इवनिंग के एकदम लास्ट में जब इसकी एक्सप्रेशन कम होने लगेगी, ये कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि TOC1 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और TOC1 फिर क्या होगा? नाइट टाइम में TOC1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रमोट करता है LHY CCA को और LHY CCA खूब सारा रात में बन जाता है और भोर के टाइम में लाइट की प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाता है। तो इसको कहा जाता है, ये क्या है कि ये रेगुलेट हो रहा है, मींस कि ये सर्केडियम रिदम किस तरह से मॉर्निंग जीन से रेगुलेट हो रहा है। तो ये जो LHY, ये जो LSCB आपको दिख रहा है, तो LSCB कैसे रेगुलेट हो रहा है? मींस कि सर्केडियम रिदम वाले जीन भी एक्टिव हो रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, और ये LSCB जीन और कैसे एक्टिव हुआ था? हम लोगों ने भी फाइटोक्रोम की सिग्नलिंग पढ़ी, वहां भी फाइटोक्रोम के थ्रू जीन एक्टिव हो रहा है। तो जो LSCB जीन है वो सर्केडियम रिदम मींस की ऑसिलेटर जीन से भी एक्टिव हो रहा है और फाइटोक्रोम से भी एक्टिव हो रहा है।
इस तरह से मॉर्निंग में मॉर्निंग वाले जीन एक्टिव रहेंगे, इवनिंग टाइम में मीन्स जब नाइट होगी तो मॉर्निंग वाले जीन इनएक्टिव रहेंगे। क्योंकि ये इनएक्टिव क्यों, ये जीन तो बन रहा है, मतलब इसकी एक्सप्रेशन तो हो रही है, लेकिन ये एक्टिव तब होता है जब लाइट पड़ती है। लाइट कब पड़ेगी, डे में पड़ेगी। ठीक, तो इस तरह से एकदम जब मॉर्निंग होगी तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लेकिन अभी ये जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तब तक एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये क्या करता है, TOC1 को इनहिबिट कर देता है इवनिंग जीन को, और मॉर्निंग जीन को एक्टिव कर देता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, द सर्केडियम ऑसिलेटर मॉडल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्केडियम ऑसिलेटर मॉडल। TOC1 MIF जीन, LHY CCA1 ये सब जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइट एक्ट at dawn to increase LHY CCA1 expression. LHY and CCA1 act to regulate other daytime and evening gene. The circadian oscillator involve transcription, negative feedback loop, interaction between TOC1, मतलब कि यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन दिख रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक लूप चल रहा है, क्योंकि इसने तो इसको इनहिबिट करके रखा है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती तो ये इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक लूप चलता है। तो ये था सर्केडियम रिदम।